गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर की बुक जिसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, जिसे इंग्लिश में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर कहा जाता है, इसे लिया गया है। इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है, इनकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। आइए देखते हैं प्रतिभाशाली बालक क्या कौन होते हैं। जो बालक सामान्य या बालकों से बुद्धि में श्रेष्ठ होते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। जिनकी अच्छी बुद्धि होती है, जो सीखते रहते हैं, हमेशा बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, उनको प्रतिभाशाली बालक कहा गया है। यहाँ पर इन बालकों के बुद्धि स्तर के संबंध में सभी मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सभी का दिमाग अलग तरह से काम करता है, तो सभी का मत भी अलग अलग ही होगा। तो जितने भी सभी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, उन सब का मत अलग अलग है, एक मत नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक उन बालकों को प्रतिभाशाली मानते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक प्रतिभाशाली बालकों के लिए कम से कम 140 बुद्धि लब्धि की आवश्यकता मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक तो कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि 120 से जिसकी अधिक है वो हो गए प्रतिभाशाली बालक, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जिनकी कम से कम 140 बुद्धि लब्धि हो वो बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। प्रतिभाशाली बालकों में कभी कभी 180 और 190 बुद्धि लब्धि वाले बालक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ये याद रखना है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि 120 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे, और कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कम से कम 140 है तो वो प्रतिभाशाली बालक हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 180 से और 190 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी प्रतिभाशाली माने जाते हैं, लेकिन ऐसे बालक बहुत कम मिलते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रतिभाशाली बालक बुद्धि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य बालकों से आगे होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं वीटी ने क्या कहा है। वीटी ने 100 प्रतिभाशाली बच्चों के अपने अध्ययन से ज्ञात किया है कि इन बालकों में सभी गुण सामान्य बालकों से अधिक होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि वीटी ने कहा है कि जिन बच्चों की 100 बच्चों में उन्होंने क्या है, प्रतियोगिता किया और उनका अध्ययन किया है कि उन बच्चों में क्या है, सभी गुण सामान्य बच्चों से ज़्यादा हैं। तो प्रतिभाशाली बालक को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से परिभाषित किया उन्होंने। पहला, टर्मन और ओडन। इन्होंने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। मतलब काफ़ी हद तक बहुत अच्छे होते हैं। तो इन बच्चों को क्या है, प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा है। आप देखिए कॉलिसनिक क्या कहते हैं। कॉलिसनिक ने कहा है, प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बच्चे के लिए प्रयुक्त होता है जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो, जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन है। तो उनकी योग्यता काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट, हैविंग हर्ट के अनुसार देखते हैं यहाँ पे कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र भी काफ़ी योग्यता वाली बुद्धि बोला गया है। कुशाग्र बुद्धि, अच्छी बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कर्म क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। अब देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रतिभाशाली बालक प्रतिभावान होते हैं, कुशाग्र होते हैं, रचनात्मक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। संक्षेप में वे विलक्षण होते हैं। उनमें सामान्यतः निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी विशेषताएं बताइए प्रतिभाशाली बच्चों में। पहला पॉइंट ये दिया है कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से ऊंचाई और वजन में अधिक होते हैं। उनकी लंबाई भी बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है, ठीक ठाक रहता है। तो इन बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चे कहा है। इनकी ज्ञानेंद्रियां बहुत ही तीव्र होती हैं और इनकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। इनका स्वास्थ्य ठीक है, वो हर समय बीमार नहीं रहते हैं, काफ़ी ठीक ठाक रहते हैं। इन बालकों को सिर दर्द बहुत कम होता है, शीघ्र थकान नहीं होती है और इनमें चिड़चिड़ापन नहीं होता है। काफ़ी ऐसे बच्चे देखे होंगे बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, लेकिन इन बच्चों में चिड़चिड़ापन नहीं होता है। होता भी है तो बहुत कम होता होगा।
दूसरा, ये प्रतिभाशाली बालक जल्दी चलना बोलना सीखते हैं। उनका ज्ञानेंद्रिय विकास भी शीघ्र और उत्तम होता है। इनमें किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होने लगते हैं। वो ऐसे लगते हैं जैसे 2 साल का बच्चा है, ऐसा लगेगा जैसे 3 साल का बच्चा है, वो ऐसे होते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ बताया है कि प्रतिभाशाली बालकों में पढ़ने की अधिक क्षमता होती है। इनमें स्मृति, तर्क, निर्णय, कल्पना आदि का मानसिक तत्वों का अच्छा विकास होता है। इन बालकों का शब्दकोश व्यापक होता है। वो काफ़ी कम उम्र में ही काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। अवधान अच्छा होता है। सूक्ष्म चिंतन में इनकी विशेष रुचि होती है कि हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चौथी विशेषता यह है कि प्रतिभाशाली बालकों में सूक्ष्म सटीक निरीक्षण शक्ति होती है। इनमें आत्मा अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। ऐसे बालक एक या एक से अधिक क्षेत्रों में जैसे कला, संगीत, कविता, विज्ञान आदि में विशिष्ट योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5वीं विशेषता बताई हुई है। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। वो अपनी चीज़ किसी और की चीज़ जल्दी से नहीं लेते हैं। दयालु होते हैं, उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं। इनमें अनेक प्रकार की रुचियाँ होती हैं। इनमें अंतर्दृष्टि, दूरदर्शिता और नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। छठी विशेषता ये है कि प्रतिभाशाली बालकों का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली होता है। उनका चरित्र उत्तम होता है। उनमें योजना का निर्माण करने, अतिशीघ्र निर्णय लेने और प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी से करने, जोखिम के कार्य करने की इच्छा रखने और स्वयं चिंतन करने, प्रश्न पूछने में निपुणता प्राप्त करने और समायोजन करने की क्षमता होती है। काफ़ी कुछ बताया, इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा। 7वां पॉइंट ये है कि प्रतिभाशाली बालक की अमूर्त विषयों में रुचि होती है। इन बालकों का झुकाव सरल कार्यों की अपेक्षा कठिन कार्यों की ओर अधिक होता है। वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने की सोचते रहते हैं। 8वां पॉइंट ये है कि प्रतिभाशाली बालक साधारण परिवारों से आते हैं या उच्च परिवारों से। यह प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे टर्मन ने अपनी बात कही है कि टर्मन ने अपने अध्ययनों से ये ज्ञात किया है कि प्रतिभाशाली बालक जो इन परिवारों में अधिक पाए जाते हैं जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं या जिनका उच्च व्यवसाय होता है। इस प्रकार उच्च राजनीतिक, उच्च प्रशासनिक, उच्च सामाजिक, उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में प्रतिभाशाली बालक अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और 9वीं विशेषता ये बताइए कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान का बहुत उपयोग करते हैं। 10वीं विशेषता यह है कि प्रतिभाशाली बालक सर्वत्र जिज्ञासु दृष्टि रखते हैं। कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखते हैं और उनकी ज्ञान पिपासा कभी शांत नहीं होती। उनकी जानने की इच्छा कभी भी शांत नहीं होती। कुछ ना कुछ उन्हें सोचते रहते हैं वो। 11वां पॉइंट ये है कि प्रतिभाशाली बालकों की रुचियों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। काफ़ी व्यापक क्षेत्र होता है क्योंकि उनकी रुचि किसी न किसी चीज़ में लगी रहती है। ऐसे बालक कला, संगीत, नृत्य, भाषण और अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक व कलात्मक कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं। 12वीं विशेषता ये कि प्रतिभाशाली बालक अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, मित्र बनाने में दक्ष और खेलने में चुस्त होते हैं। वो एकदम वैसे नहीं होते हैं जैसे कि आलसीपन उनमें नहीं होता है। 13वां पॉइंट यह है कि प्रतिभाशाली बालक मौलिक चिंतन कर सकते हैं। उनके कार्य करने के ढंग में भी मौलिकता होती है। अब बात करते हैं हम कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाए। सभी बच्चे तो एक जैसे लगते हैं। प्रत्येक विद्यालय में प्रतिभाशाली बालक होते हैं, लेकिन उनको पहचानना सरल कार्य नहीं है। इसके लिए शिक्षक को विभिन्न विधियों प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि ऐसे बालकों की पहचान नहीं की जाती तो उनकी योग्यता तथा प्रतिभा दबकर रह जाती है। वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। फिर ऐसे बालकों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है। अब देखते हैं कैसे जानते हैं कि कैसे पहचान करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की। पहला पॉइंट बुद्धि परीक्षण से। बुद्धि परीक्षण प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने की एक प्रमुख विधि होती है। जहाँ बुद्धि परीक्षण किया जाता है उनका। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी प्रकार से बुद्धि परीक्षण की सहायता से बालकों की बुद्धि की परीक्षा कर सकता है।
बुद्धि परीक्षणों का प्रशासन करने के लिए शिक्षक का प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक को पता नहीं है कि किस तरह से उनका परीक्षण करना हो, बस परीक्षण करने लगे। उनका भी प्रशिक्षण होना चाहिए, उन्हें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षाएं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए उपलब्धि परीक्षणों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बालक की उपलब्धियों के आधार पर उनकी योग्यताओं और प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो बच्चा क्या करने के लायक है। उच्च स्तर की उपलब्धि बालकों के प्रतिभाशाली होने की आशा जागृत करती है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया है कि अभिरुचि परीक्षाएं कर सकते हैं उनके लिए। अभिरुचि अधिकतर बालक की किसी विशेष योग्यता से संबंधित होती है। अभिरुचि से बालक के भविष्य की सफलता के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है और बुद्धि परीक्षणों की तरह अभिरुचि परीक्षणों के प्रशासन के लिए भी शिक्षक का पूर्णतः प्रशिक्षित होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट दिया गया है कि संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं, कि उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनसे पूछताछ, उनसे सूचनाएं प्राप्त करना। बालक के माता पिता, मित्र, पड़ोसी, अध्यापक आदि से उसके विषय में सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर बालक की प्रतिभा, रुचि, योग्यताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रतिभा खोज परीक्षणों के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की खोज की जा सकती है। ऐसा होता है ना कि घर में बहुत से परिवार में जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं, पड़ोसी भी बता देते हैं ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, इस तरह से। ठीक है। पांचवा पॉइंट है डीहान और कफ की सूची के आधार पर। डीहान और कफ ने एक ऐसी सूची तैयार की है जिसके आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाया जा सकता है। इस सूची में जिस प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है वे हैं ऐसे बालक जो सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं, सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, रटने की अपेक्षा समझने को अच्छा समझते हैं, कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं आदि। आप देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से की जानी चाहिए। किसी राष्ट्र का भविष्य प्रतिभाशाली बालकों के समुचित विकास पर निर्भर करता है। ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान होते हैं वही आगे चलकर कुछ ना कुछ बनते हैं। इन बालकों की प्रतिभा के अनुसार इनको उन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे बालकों का समायोजन एक समस्या होती है। अतः विद्यालय में इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इनकी विभिन्न योग्यताएं क्या है, उनका विकास हो सके और आगे चलकर ये बालक अच्छे नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, साहित्यकार, सेना नायक और समाज सेवी बन सकें। इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे पहला बताया गया है क्योंकि विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके लिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां उनकी मानसिक क्षुधा की तृप्ति होती रहे और उनकी तीव्र बुद्धि को आगे बढ़ने में भी कोई बाधा ना मिले। दूसरा पॉइंट है विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण करना। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम उनके लिए बहुत जरूरी है जिससे वे अधिक ज्ञान प्राप्त करके अपने योग्यता का समुचित विकास कर सकें। विस्तृत पाठ्यक्रम उनकी निष्क्रियता को कम करेगा, उनकी क्षमताओं का सदुपयोग कराएगा और उनको क्रियात्मक तथा प्रयोगात्मक कार्यों के लिए उत्तम अवसर प्रदान करेगा। देखते हैं यहाँ पे स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम का जो निर्माण है इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क, चिंतन, रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। इसमें पॉइंट्स ज़्यादा याद करने हैं, पॉइंट याद कर लोगे तो बाकी तो आप खुद भी बनाकर लिख सकते हो, काफ़ी इजी रहेगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया है विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग। विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षक द्वारा उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हो। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इन बालकों को जो व्यक्तिगत विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि इस विधि में शिक्षक का विशेष हस्तक्षेप नहीं होता, वह नाम मात्र का निरीक्षण करता है। तो इनके लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए।
चौथा पॉइंट दिया है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की जो तुष्टि केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं होती। अगर बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाए तो बच्चे काफ़ी जल्दी सीखते हैं और वो चीज़ें उन्हें याद भी रहती हैं। इसलिए विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें भाग लेकर वे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करें। वाद विवाद, सरस्वती यात्राओं, नाटक, संगीत, नृत्य, स्काउटिंग व विभिन्न खेलों आदि के द्वारा उनमें नेतृत्व के गुण पैदा करने की चेष्टा की जानी चाहिए। पांचवा ये कि विशेष अध्ययन की सुविधा। अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए विद्यालय द्वारा प्रतिभाशाली बालकों को विशेष अध्ययन की सुविधा भी देनी चाहिए। अधिकाधिक ज्ञान अर्जन के लिए इन बालकों को पुस्तकालय में सभी विषयों की श्रेष्ठ और अधिकाधिक पुस्तकों व नवीन पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नई बुक्स उन्हें मिलेंगी तो पढ़ने की इच्छा भी उनके अंदर अधिक होगी। छठा पॉइंट यह है कि विशेष गृह कार्य। प्रतिभाशाली बालकों को घर के लिए भी विशेष कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपने अवकाश काल का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकें, अधिक से अधिक आत्मसंतुष्टि कर सकें। अगर घर से स्कूल से बच्चा घर आ जाए और फ्री हो जाए तो बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर उसे गृह कार्य मिलेगा तो बच्चा बुक्स लेकर बैठेगा, अपनी कुछ ना कुछ पढ़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल भी देने चाहिए उन्हें। तो इस तरह से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सातवां पॉइंट ये है कि योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षक। प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए अनुभवी, विद्वान और अत्यंत प्रतिभाशाली शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें जानकारी हो इस बारे में। ऐसे योग्य शिक्षक ही बालकों को उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। आठवां पॉइंट ये है कि अन्य सुविधाएं, और भी सुविधाएं उन्हें कुछ देनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए उन्हें छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए, जैसे कि स्कॉलरशिप आती है आजकल। उन्हें विद्यालय में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए, जिससे वे अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकें। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।